नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विक्रम और आप देख रहे हैं हमारे चैनल नियर बाय स्टडी। और आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो में मैं आपको के लिए लेकर आया हूं बिहार एसएससी इंटर लेवल 2023 का रुक्मिणी टेस्ट सीरीज। जहां तो रुक्मिणी टेस्ट सीरीज का प्रैक्टिस सेट नंबर 3। जी हाँ, तो प्रैक्टिस सेट नंबर 3 ये होने वाला है। प्रैक्टिस सेट नंबर 1 और 2 हमने कर लिया है और उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है मैंने। आप चाहें तो प्रैक्टिस सेट नंबर 1 और 2 जाकर देख सकते हैं। और इसमें जो है 75 क्वेश्चन जो है जीके जीएस के हम लोग देखने वाले हैं, जो कि बिल्कुल फुल सॉल्यूशन के साथ। तो फुल सॉल्यूशन के साथ इसको हम आज देखने वाले। तो चलो दोस्तों, समय को ना गवाते हुए स्टार्ट करेंगे इस वीडियो को। और स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जिन लोगों ने हमारे चैनल नियर बाय स्टडी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो नीचे के दिए गए रेड बटन को दबाकर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ बगल वाला बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन पहले आप लोग को मिल सके। और दोस्तों, अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर भी जरूर कर दीजिएगा ताकि हर किसी को वीडियो मिल सके। तो शुरू करेंगे पहले क्वेश्चन से। तो ये जो हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर होने वाला है वो प्रैक्टिस सेट नंबर 3 होने वाला है। क्या होने वाला है? प्रैक्टिस सेट नंबर 3 होने वाला है। तो पहला क्वेश्चन की ओर ध्यान देंगे। तो पहला क्वेश्चन जो बोला जा रहा है, मिट्टी की नमी बनाए रखने के लिए पौधों के बीच खाली जमीन को कार्बनिक पदार्थों की परत से ढकने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, किस नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा मल्चिंग। जी हाँ, तो मल्चिंग जो है वो प्रक्रिया कहलाती है जिसमें क्या किया जाता है, पौधों के बीच कार्बनिक पदार्थों की परत से ढकने की प्रक्रिया को कहा जाता है। जी हाँ, तो मल्चिंग कहा जाता है। अगला प्रश्न जो है, कहा जा रहा है औरंगजेब द्वारा अपनी जी हाँ, तो अपने निम्नलिखित में से किन सर्वोच्च पदधारक सामंतों को मिर्जा राजा जी हाँ, तो मिर्जा राजा का खिताब दिया गया था? तो मिर्जा राजा की खिताब की बात की जाए तो जय सिंह जी हाँ, तो जय सिंह और जसवंत सिंह को औरंगजेब ने मिर्जा राजा क्या मिर्जा राजा की उपाधि दी थी। जी हाँ, तो मिर्जा राजा की उपाधि दी थी। अगर बात की जाए जय सिंह की, जी हाँ, तो जय सिंह की मृत्यु जो है, ध्यान दीजिएगा, जय सिंह की मृत्यु जो है 1667 ईस्वी में। जी हाँ, तो 1667 ईस्वी में बीजापुर के युद्ध अभियान के दौरान बुरहानपुर में इनकी मृत्यु हो गई थी। और बात की जाए जसवंत सिंह की, जी हाँ, तो जसवंत सिंह की, तो जसवंत सिंह की मृत्यु जो है वो आपके 1678 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1678 ईस्वी में हुई थी, जो कि अफगान के विरुद्ध जमरुद्द नामक स्थान पर हुआ था। कहाँ? अफगान के विरुद्ध जब युद्ध लड़ने गए थे तो जमरुद्द नामक स्थान पर इनकी मृत्यु हो गई थी। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न जो है, कहा जा रहा है राज्यसभा के कितने सदस्य, जी हाँ, तो कितने सदस्य हर दूसरे साल सेवानिवृत्त किए जाते हैं और नए सदस्य का चुनाव उनके स्थान लेते हैं? तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि राज्यसभा के, जी हाँ, तो राज्यसभा के प्रति 2 वर्ष पर जो है 1/3 सदस्य यानी कि 1/3 सदस्य जो है वो क्या करते हैं, अपना पद खाली करते हैं और उनके स्थान पे जो है नए सदस्यों का क्या किया जाता है, चुनाव किया जाता है। नए सदस्य उनके स्थान पे आ जाते हैं। अगर बात किया जाए राज्यसभा की, तो राज्यसभा का गठन जो है वो आपको 1952 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1952 ईस्वी में हुआ था। और इसकी पहली बैठक जो है 13 अप्रैल, कब हुआ था? सॉरी, 13 मई ध्यान दीजिएगा, 13 मई 1952 ईस्वी को हुआ था। जी हाँ, तो 1952 ईस्वी को हुआ था। और इसका गठन जो है 3 अप्रैल को, कब हुआ था? 3 अप्रैल को, गठन 3 अप्रैल को 1952 ईस्वी में। और पहली बैठक जो है 13 मई 1952 ईस्वी को हुआ था। और अगर बात किया जाए, जी हाँ, तो बात किया जाए राज्यसभा का गठन जो है अनुच्छेद 80 के तहत, किसके तहत? अनुच्छेद 80 के तहत किया जाता है। राज्यसभा का अधिकतम सीटों की संख्या जो है 250 हो सकता है। कितना हो सकता है? 250। और अगर बात किया जाए राज्यसभा का पदेन सभापति, तो राज्यसभा का पदेन सभापति जो है वो कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है। कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है। कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन में बोला जा रहा है, निम्नलिखित में से दिल्ली के किस सुल्तान ने सबसे पहले दक्षिण भारत के लिए सैन्य अभियान शुरू किया था? तो किसने जो है दक्षिण भारत के लिए सैन्य अभियान शुरू किया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने। किसने शुरू किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने जो है ये अभियान शुरू किया था। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न जो है वो क्या कहा जा रहा है? तो अगला प्रश्न में बोला जा रहा है हमारा, जी हाँ दोस्तों, अगला प्रश्न क्या है देख लेते हैं।
अगले प्रश्न में है अब्दुल हमीद, ध्यान ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अब्दुल हमीद लाहौरी की कृति बादशाहनामा उनके संरक्षक के का आधिकारिक इतिहास था। तो किनके संरक्षक का आधिकारिक इतिहास था? तो उनका की बात की जाए तो ये जो है आपके शाहजहां के, जी हाँ, तो शाहजहां का क्या है आपका इतिहास है, यानी कि बादशाहनामा। जी हाँ, तो बादशाहनामा जो है किसने लिखा था? तो बादशाहनामा जो है वो अब्दुल हामिद लाहौरी ने लिखा है। किसने लिखा है? अब्दुल हामिद लाहौरी ने लिखा है। और साथ ही साथ अगर बात किया जाए तो पादशाहनामा में शाहजहां के काल में जो अकाल पड़ा था, और इसके शाहजहां के काल में जो अकाल पड़ा था उस समय का जो इतिहास मिलता है वो पादशाहनामा क्या था? पादशाहनामा में जो है क्या किया गया है? वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न जो है वो कहा जा रहा है पुर्तगालियों द्वारा गोवा पर कब कब्जा किया गया था? पुर्तगालियों द्वारा जो है गोवा पर 1510 ईस्वी में कब्जा कर लिया गया था। कब किया गया था? 1510 ईस्वी में कब्जा कर लिया गया था। अगर बात किया जाए 1509 ईस्वी में, जी हाँ, तो 1509 ईस्वी में जो है अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने भारत में पुर्तगाली वायसराय बनकर आया था। जी हाँ, तो अल्फांसो डी अल्बुकर्क जो है वो पुर्तगाली वायसराय बनकर भारत में आया था। अगर बात किया जाए गोवा के पुर्तगालियों के व्यापार केंद्र का मुख्यालय पर रहा था, क्या था? गोवा जो है वो पुर्तगालियों का व्यापार केंद्र रहा था। क्या रहा था? 1510 ईस्वी तक। और 1511 में अल्बुकर्क ने मलक्का और 1515 में हरमुज पर भी अधिकार कर लिया था। 1511 में मलक्का और 1515 में हरमुज पर क्या कर लिया था? इसने अधिकार कर लिया था। किसने? अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने कर लिया था। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है तिरुवुरु, यह तो तिरुवरूर और अजंता के मंदिर की दीवारों पर किस प्रकार की चित्रकारी मौजूद है? जी हाँ, तो किस प्रकार की चित्रकारी मौजूद है? तो भित्ति चित्रकारी। जी हाँ, तो भित्ति चित्रकारी जो है वो मौजूद है। जी हाँ, तो भित्ति चित्रकारी मौजूद है। अगर बात किया जाए अजंता की गुफा कहाँ है? तो अजंता की गुफा जो है महाराष्ट्र में है। कहाँ है? महाराष्ट्र में ये गुफा है, और महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित है। अगर बात किया जाए अजंता में कुल गुफाओं की संख्या कितनी है? तो अजंता में कुल गुफाओं की संख्या जो है 29 है। कितनी है? 29 है। और अजंता की गुफा बने चित्र जो है वो बौद्ध धर्म से, किससे? तो बौद्ध धर्म से संबंधित है। किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म। और इसको सबसे पहले जो है जॉन स्मिथ ने, किसने? जॉन स्मिथ ने 1819 ईस्वी में इसकी खोज की थी। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है लाला लाजपत राय की मृत्यु ब्रिटिश सरकार के किस निर्णय के विरुद्ध करते हुए हो गई थी? तो किस निर्णय का विरोध कर रहे थे? तो इसका राइट आंसर जो है साइमन कमीशन। जी हाँ, तो साइमन कमीशन के विरोध में लाला लाजपत राय क्या कर रहे थे? विरोध कर रहे थे। तो इसी के दौरान इनकी मृत्यु हो गई थी। क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। अगर बात किया जाए साइमन कमीशन की नियुक्ति की, तो साइमन कमीशन की नियुक्ति जो है 8 नवंबर 1927 को हुई थी। कब हुई थी? 1927 को हुई थी साइमन कमीशन की नियुक्ति। अगर बात किया जाए साइमन कमीशन के अध्यक्ष का, तो अध्यक्ष तो जो थे वो सर जॉन साइमन थे। कौन थे? सर जॉन साइमन। कौन थे? सर जॉन साइमन जो थे वो क्या थे? इसके अध्यक्ष थे। अगर बात किया जाए साइमन कमीशन में 7 सदस्य थे। कितने सदस्य थे? 7 सदस्य थे। और 7 सदस्यों में अंग्रेज, सारे के सारे जो है अंग्रेज थे, इसीलिए इनमें क्या हो रहा था? विरोध हो रहा था। जी हाँ, तो विरोध हो रहा था। पढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न जो है वो क्या कहा जा रहा है कि पलासी के, जेहतो पलासी के युद्ध में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने सैन्य दल का नेतृत्व किसने किया था? जी हाँ, तो सैन्य दल का नेतृत्व जो है वो किसने किया था? तो रॉबर्ट क्लाइव ने। जी हाँ, तो रॉबर्ट क्लाइव ने जो है पलासी के युद्ध में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से क्या किया था? नेतृत्व किया था। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न कहा जा रहा है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। जी हाँ, तो द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स उपन्यास किसने लिखी है? तो द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग उपन्यास जो है वो किसने लिखी है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा अरुंधति रॉय। जी हाँ, तो अरुंधति रॉय द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग पुस्तक के लेखक अरुंधति रॉय। अगर बात किया जाए चेतन भगत की, तो चेतन भगत बहुत सारे
उपन्यास लिखे हैं, जैसे 5 पॉइंट समवन और हाफ गर्लफ्रेंड। जी हाँ, तो हाफ गर्लफ्रेंड जो है किसने लिखी है? चेतन भगत ने। जी हाँ, तो हाफ गर्लफ्रेंड जो है वो किसने लिखी है? चेतन भगत ने लिखी है। अगर बात किया जाए रस्किन बॉन्ड की, तो रस्किन बॉन्ड ने जो है वो कौन सी पुस्तक लिखी है? ए सॉन्ग ऑफ इंडिया। जी हाँ, तो ए सॉन्ग ऑफ इंडिया के लेखक जो है कौन है? रस्किन बॉन्ड है। अगर बात किया जाए सलमान रिश्दी की, तो सलमान रिश्दी ने एक बहुत ही फेमस उपन्यास लिखा है, ट्वीटी एंड नाइट। जी हाँ, तो ट्वीटी एंड नाइट जो है सलमान रिश्दी ने लिखी है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न जो है, दादा भाई नौरोजी किस वर्ष यूनाइटेड किंगडम में हाउस ऑफ कॉमन के पहले भारतीय बने थे? तो किस वर्ष बने थे? तो ये जो है 1892 ईस्वी में। जी हाँ, तो 1892 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी जो थे हाउस ऑफ कॉमन के पहले भारतीय सदस्य बन गए थे। कब बने थे? 1892 ईस्वी में। जी हाँ, तो 1892 ईस्वी में जो है क्या हुआ था? लिबरल पार्टी का आम चुनाव हुआ था। क्या हुआ था? लिबरल पार्टी का। जी हाँ, तो लिबरल पार्टी का जो है वो आम चुनाव हुआ था, जिसमें इन्हें सदस्य बनाया गया था। अगर बात किया जाए नौरोजी की, तो दादा भाई नौरोजी जो है 1865 में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की थी। जी हाँ, तो 1865 ईस्वी में। जी हाँ, तो 1865 ईस्वी में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना दादा भाई नौरोजी ने की थी। जी हाँ, तो और अगर बात किया जाए 1866 की, तो 1866 की। जी हाँ, तो 1866 में जो है इन्होंने ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की थी। जी हाँ, तो इस ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की थी। ये था लंदन ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। जी हाँ, तो लंदन ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, और जो ये था वो ईस्ट इंडिया एसोसिएशन सिर्फ था। अगर बात किया जाए दादा भाई नौरोजी की कांग्रेस के अध्यक्ष, तो कांग्रेस के अध्यक्ष जो थे, जी हाँ, तो कांग्रेस के अध्यक्ष जो थे वो कौन कौन से अधिवेशन में? तो 1800। जी हाँ, तो 1886 में ये कांग्रेस के अधिवेशन रहे, जो कि कलकत्ता में हुआ था। कहाँ हुआ था? कलकत्ता में हुआ था। और उसके बाद जो है 1893 ईस्वी में, कब? 1893 में ये कांग्रेस के अध्यक्ष बने, जो कि लाहौर में हुआ था। कहाँ हुआ था? लाहौर में हुआ था। और उसके बाद 1906 में, कब? 1906 में ये कांग्रेस के अध्यक्ष बने, जिसके जो कि है आपका कलकत्ता में हुआ था। कहाँ हुआ था? कलकत्ता में हुआ था। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न जो है वो क्या कहा जा रहा है? तो अगला प्रश्न में है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को, जी हाँ, तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को किस वर्ष में भारत रत्न प्रदान किया गया? तो अगर बात किया जाए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की, तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को जो है 1990 ईस्वी में, कब? 1990 ईस्वी में जो है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को जो है क्या किया गया था? आपको भारत रत्न दिया गया था। अगला प्रश्न है, सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? तो सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक जो है वो किसके द्वारा लिखी गई है? तो स्वामी, जी हाँ, तो स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा जो है सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक लिखी गई है। जी हाँ, तो सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक लिखी गई है। इसका प्रकाशन जो है 1800, जी हाँ, तो 1875 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1875 ईस्वी में हुआ। अगर बात किया जाए दयानंद सरस्वती की, तो दयानंद सरस्वती का जब जन्म हुआ था 1824 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1824 ईस्वी में हुआ था। अब यहाँ पे पूछा जाता है कि स्वामी दयानंद सरस्वती जी का जो बचपन का नाम था वो क्या था? तो मूल शंकर। क्या था? मूल शंकर जो है वो दयानंद सरस्वती का बचपन का नाम है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमारे एग्जाम्स में बार बार लगातार पूछा जाता है। और दयानंद सरस्वती के बारे में अगर बात की जाए, तो इन्होंने किसका? तो आर्य समाज की स्थापना किया था। किस समाज की? आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने किया था। अगर बात किया जाए, ये इन्होंने एक प्रमुख वाक्य कहा था, वेदों की ओर लौटो। क्या कहा था? वेदों की ओर, या तो वेदों की ओर लौटो, इन्होंने नारा दिया था। और साथ ही साथ अगर बात किया जाए, इन्होंने हरिद्वार कुंभ मेले में पाखंड खंडनी, जहाँ तो पाखंड खंडनी पताका भी इन्होंने ही लहराया था। और साथ ही साथ दयानंद सरस्वती पहले व्यक्ति थे जिन्होंने कहा था कि भारत भारतीयों के लिए है। क्या कहा था? भारत भारतीयों के लिए है, दयानंद सरस्वती ने ही कहा था। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, फिल इन द ब्लैंक में बांचुंग भूटिया के नाम पर एक फुटबॉल स्टेडियम उनके जन्म स्थल के पास निर्मित किया जाएगा। तो कहाँ पे जो है वो किया जाएगा? तो ये जो है आपकी सिक्किम में। कहाँ किया जाएगा? सिक्किम में जो है वो किया जाएगा। अगर बात किया जाए बांचुंग भूटिया की, तो बांचुंग भूटिया जो है वो आपको फुटबॉल से रिलेटेड है। किस खेल से रिलेटेड है? फुटबॉल से ये रिलेटेड है। और
ये जो स्टेडियम है, जी हाँ, तो ये जो स्टेडियम है आपको पता है कि कहाँ ओपन होने वाला है, तो आपके सिक्किम में ओपन होने वाला है। अगर बात किया जाए वांगचुक भूटिया की, तो वांगचुक भूटिया ने जो है 2011 ईस्वी में जो है फुटबॉल से संन्यास ले लिया है। क्या किया है इन्होंने? फुटबॉल से संन्यास ले लिया गया। इन्होंने बहुत सारा पुरस्कार दिया, जैसे अर्जुन अवार्ड जो है 1998 ईस्वी में, जी हाँ, तो 1998 ईस्वी में इन्हें अर्जुन पुरस्कार, और 2008 ईस्वी में पद्म श्री से सम्मानित किया गया था। क्या? 2008 ईस्वी में इन्हें पद्म श्री से सम्मानित किया गया था। अगर बात करें सिक्किम की, तो सिक्किम जो है 22वां राज्य है, जी हाँ, तो भारत में भारत का ये 22वां राज्य बना था। कब बना था? तो 36वां संविधान संशोधन के द्वारा। किसके? 36वां संविधान संशोधन के जरिए। और जो है कब बनाया गया था? तो 1975 ईस्वी में। कब बनाया गया था? 1975 ईस्वी में जो है सिक्किम को 22वां राज्य बनाया गया, 36वां संविधान संशोधन के द्वारा 1975 में बनाया गया। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न में है, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह गुजरात में स्थित है? अगर बात किया जाए गुजरात के बंदरगाह की, तो हजीरा बंदरगाह जो है वो कहाँ है? गुजरात में। जी हाँ, तो हजीरा बंदरगाह गुजरात में स्थित है। और ये गुजरात के सूरत में, कहाँ? सूरत में ये स्थित है। गुजरात के सूरत में जो है हजीरा बंदरगाह स्थित है, जो कि एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न बन जाता है। जी हाँ, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न बन जाता है। अगर बात करें, जी हाँ, तो अगर बात करें आपके मैंगलोर बंदरगाह, तो मैंगलोर बंदरगाह जो है वो कर्नाटक में है। हल्दिया हल्दिया बंदरगाह जो है, जी हाँ, तो हल्दिया बंदरगाह जो है वो पश्चिम बंगाल में, जी हाँ, तो पश्चिम बंगाल में है। और पारादीप बंदरगाह, जी हाँ, तो पारादीप बंदरगाह जो है ओडिशा में है। कहाँ स्थित है? ओडिशा में स्थित है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न जो है, ये जो है आपका रीजनिंग का क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी हम इसको देखेंगे कि हृदय जो संबंधित है कार्डियोलॉजी से, वह संबंधित यानी कि ब्रिक जो है वो किससे संबंधित है? यानी कि हृदय का अध्ययन कार्डियोलॉजी कहलाता है, तो ब्रिक का अध्ययन क्या कहलाएगा? तो ये नेफ्रोलॉजी कहलाएगा। क्या कहलाएगा? नेफ्रोलॉजी कहलाएगा। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न जो है, पी प्रतिरोध वाले, जी हाँ, तो पी प्रतिरोध वाले एक धातु के तार को 4 बराबर भागों में काटा जाता है। प्रत्येक भाग का प्रतिरोध कितना होगा? जी हाँ, तो अगर बात किया जाए प्रत्येक भाग के प्रतिरोध की, तो हमने क्या किया? 4 भागों में विभाजित किया। क्या किया है? 4 भागों में विभाजित किया है। लेकिन प्रतिरोध तो, वायर तो वही है, इसीलिए प्रतिरोध भी जो है पी ही रह जाएगा। जी हाँ, तो पी ही रह जाएगा। अगला प्रश्न है, यदि स्प्रिंग में धारा प्रवाहित की जाती है, तो स्प्रिंग क्या होगी? क्या होगी? तो इसका राइट आंसर है संकुचित होगी। यानी कि किसी भी स्प्रिंग में धारा प्रवाहित करेंगे तो वो संकुचित हो जाती है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न जो है, क्या कहा जा रहा है कि कक्षा में, जो तो कक्षा में सबसे पीछे बेंच पर बैठा विद्यार्थी श्यामपट्ट पर लिखे अक्षरों को पढ़ सकता है, परंतु पाठ्य पुस्तक में लिखे अक्षरों को पढ़ नहीं पाता। निम्नलिखित में से कौन सा प्रकथन सही है? तो इसके अनुसार दूर का उसे दिखाई दे रहा है और नजदीक का दिखाई नहीं दे रहा है। तो इस प्रकार के व्यक्ति को, जी हाँ, तो इस प्रकार के व्यक्ति को या फिर इस प्रकार के छात्र को जो है क्या हो जाएगा? दूर दृष्टि दोष। जी हाँ दोस्तों, क्या हो जाएगा? दूर का दिखाई दे रहा है, निकट का दिखाई नहीं दे रहा है। निकट का दिखाई नहीं देता है तो निकट दृष्टि दोष। जी हाँ, तो निकट का दिखाई नहीं दे रहा है तो निकट दृष्टि दोष। अगर दूर का नहीं दिखाई देगा तो दूर दृष्टि दोष हो जाता है। अगला प्रश्न जो है, क्या कहा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित है? जी हाँ, तो कौन सा जो है आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित है? आर्किमिडीज के सिद्धांत की बात की जाए तो ये जो है आपका हवाई जहाज के पंखों का डिजाइन जो है आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित है। क्या है? आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तो अगले प्रश्न में जो कहा जा रहा है, गुरुत्वाकर्षण के नियम, जी हाँ, तो गुरुत्वाकर्षण के नियम में गुरुत्वाकर्षण बल, जी हाँ, तो गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है? इसका राइट आंसर जो है द्रव्यमान में रखी किन्हीं, जी हाँ, तो द्रव्यमान में रखी किन्हीं भी दो पिंडों के बीच होता है। क्या होता है? दो पिंडों के बीच जो है गुरुत्वाकर्षण बल होता है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न जो है वो क्या कहा जा रहा है, मानव आंख, जी हाँ, तो मानव आंख में निकट दृष्टि दोष को
क्या कहा जाता है? जी हाँ, तो निकट दृष्टि दोष को क्या कहा जाता है? तो निकट दृष्टि दोष की बात की जाए तो निकट दृष्टि दोष को जो है वो कहा जाता है मायोपिया। क्या कहा जाता है? मायोपिया। अगर दूर दृष्टि दोष रहेगा तो हो जाएगा हाइपर मायोपिया। जी हाँ, तो हाइपर मायोपिया हो जाता है। जी हाँ, तो हाइपर मायोपिया दूर दृष्टि दोष, और निकट दृष्टि दोष तो है तो मायोपिया है। यहाँ पे निकट दृष्टि दोष बोल रहा है तो इसीलिए क्या हो जाएगा? मायोपिया हो जाएगा। और दोस्तों कि निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस, कौन सा? अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। और दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए जो है उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। जहाँ तो उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। और जरा दृष्टि दोष के लिए जो है प्रेस बायोफोकल, यह तो प्रेस बायोफोकल लेंस का प्रयोग किया जाता है। जी हाँ, तो जरा दृष्टि दोष के लिए प्रेस बायोफोकल लेंस का प्रयोग किया जाता है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है, क्या कहा जा रहा है कि ध्यान दीजिएगा दोस्तों, कहा जा रहा है सूर्योदय का, जो है तो सूर्योदय या सूर्यास्त के समय सूर्य का रंग लाल दिखना दिखाई दिखता है। क्यों? तो लाल क्यों दिखता है? तो लाल दिखने का जो प्रमुख कारण है वो बड़ी तरंग दैर्घ्य का प्रकाश कम प्रकीर्णन, यह तो बड़ी तरंग दैर्घ्य का प्रकाश का जो है कम प्रकीर्णन होता है, इसीलिए जो है सूर्य लाल दिखाई देता है। साथ ही साथ वायुमंडल में क्या होता है? धूल कण भी होता है, उससे क्या होता है? इनका प्रकीर्णन होता है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा प्रकाश का एक अपवर्तन का उदाहरण नहीं है? तो प्रकाश के अपवर्तन का उदाहरण जो है कौन सा नहीं है? तो अस्त होते हुए सूर्य लाल दिखाई देता है, तो ये अपवर्तन के कारण नहीं दिखाई देता है। जी हाँ, तो अपवर्तन के कारण नहीं दिखाई देता है। अगर बात किया जाए अपवर्तन से क्या क्या होता है, तो इंद्रधनुष का निर्माण होता है, तारे टिमटिमाते हैं, और मानव आंख द्वारा छवि का निर्माण जो है अपवर्तन के द्वारा होता है। अगर बात किया जाए इंद्रधनुष में, तो इंद्रधनुष में कुल 7 रंग होते हैं। जी हाँ, तो इंद्रधनुष में कुल 7 रंग होते हैं। और तारे का जो सूचक, तारा जो अपना प्रकाश देता है वो ताप के कारण देता है। किसके कारण देता है? ताप के कारण देता है। और सूर्य भी जो है वो क्या है? एक तारा है। जी हाँ, तो सूर्य भी जो है एक तारा है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न जो है वो क्या कहा जा रहा है? तो हमारा अगला प्रश्न कहा जा रहा है ध्वनि। जी हाँ, तो ध्वनि की गति भी है और माध्यम का घनत्व पी है के मध्य यह रिश्ता होगा। तो क्या रिश्ता होगा? यानी कि इसका फॉर्मूला जो है वो क्या होता है? तो वी स्क्वायर इन्फिनिटी। जी हाँ, तो वी स्क्वायर इन्फिनिटी क्या हो जाएगा? 1/p, यानी कि वी स्क्वायर समानुपाती 1/p के होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न जो है क्या कहा जा रहा है? निम्नलिखित में से किसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 13 1 होता है? तो किसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है 2 8 13 1 होता है? तो इसका राइट आंसर जो है इसका क्रोमियम का हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्रोमियम का हो जाएगा। 2 8 13 1 इसका विन्यास होता है। जी हाँ, तो 2 8 13 एक विन्यास होता है। लेकिन कभी कभी, जी हाँ, तो कभी कभी जो है 2 8 12 2 भी देता है। जी हाँ, तो 2 8 12 2 भी कहीं कहीं आपको देखने को मिल जाएगा। अगर बात किया जाए कॉपर का, तो कॉपर का जो क्या होता है सिंबल जो है Cu होता है। क्या होता है? Cu होता है, जिसका परमाणु संख्या जो कितना है आपको 29 है। अगर बात किया जाए सिल्वर की, तो सिल्वर की परमाणु संख्या कितनी है आपको? कितनी है? 47 है। और आपको प्लेडियम, सॉरी, पैलेडियम, पैलेडियम का जो परमाणु संख्या है वो 46 है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है उत्तर भारत के पूर्वी भाग को में की जाने वाली स्थानांतरित कृषि का एक रूप है। तो कौन जो है एक कृषि का रूप है? तो इसका राइट आंसर जो है झूमिंग, झूमिंग कृषि जो है वो उत्तर भारत में की जाने वाली कृषि का रूप है। झूमिंग कृषि जो है प्राचीन पद्धति है। कैसी पद्धति है? प्राचीन पद्धति है, जिसमें लोग क्या करते हैं? झूम झूम कर कृषि करते हैं। झूम का मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाकर ये कृषि करते हैं। जी हाँ, तो एक जगह से दूसरी जगह जाकर कृषि करते हैं। अगला प्रश्न जो है वो क्या कहा जा रहा है? धूपगढ़ की पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? जी हाँ, तो धूपगढ़ की पहाड़ी जो है वो किस राज्य में स्थित है? तो धूपगढ़ की पहाड़ी जो है आपको कहाँ? मध्य प्रदेश में स्थित है। कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में स्थित है। अगर बात किया जाए सतपुड़ा पहाड़ी, तो सतपुड़ा पहाड़ी जो है वो धूपगढ़
सबसे ऊंची चोटी किसकी है, तो ये सतपुड़ा की, किसकी, सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी है। सतपुड़ा श्रेणी की पहाड़ जो है वो दक्कन भाग में स्थित है। कहाँ, दक्कन पठार का ही एक भाग है। और ये एक ब्लॉक माउंटेन है। क्या है, ब्लॉक माउंटेन, यानी कि आपको क्या कह सकते हैं, ब्लॉक पर्वत है। सतपुड़ा श्रेणी जो है नर्मदा, किसका, नर्मदा और ताप्ती नदी के मध्य स्थित है। कहाँ, नर्मदा और ताप्ती नदी के मध्य में स्थित है। नर्मदा और ताप्ती नदी के मध्य में ये क्या है, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी स्थित है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, ककोला जलप्रपात बिहार के किस जिले में है, तो ककोला जलप्रपात जो है वो आपके नवादा जिले में है। कौन से जिले में है, नवादा जिले में स्थित है। ककोला जलप्रपात जो है नवादा शहर से लगभग 32 किलोमीटर दक्षिण में है। कहाँ स्थित है, 32 किलोमीटर दक्षिण में स्थित है। अगर बात करें इसकी ऊंचाई तो इसकी ऊंचाई जो है लगभग 48, जो है तो 48 मीटर, यानी कि हो गया 160 फीट के आसपास है। कितना है, 160 फीट के आसपास है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न जो है, कहा जा रहा है मारे गए गुलफाम, क्या है, मारे गए गुलफाम बिहार के किस साहित्यकार की रचना है। तो बिहार के किस साहित्यकार की रचना है, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका, फणीश्वर नाथ रेणु। जो है तो फणीश्वर नाथ रेणु की जो है ये मारे गए गुलफाम कृति है। जो है तो मारे गए गुलफाम कृति है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न जो है, कहा जा रहा है बिहार का पहला मेगा फूड पार्क कहाँ स्थापित की गई है। जो है तो बात की जाए मेगा फूड पार्क की, तो बिहार का पहला मेगा फूड पार्क जो है वो कहाँ, मुजफ्फरपुर में स्थापित किया गया। कहाँ स्थापित किया गया है, मुजफ्फरपुर में स्थापित किया गया है। ये मुजफ्फरपुर के मोतीपुर में, जी हाँ, तो मुजफ्फरपुर के मोतीपुर नामक जगह पर जो है क्या किया गया, स्थापित किया गया है। और इसमें लगभग जो है तो इसमें लगभग 4,000 जो है तो सॉरी 400 करोड़ रुपए का व्यय किया गया है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, बिहार विभूति उपनाम से, यह तो उपनाम से किसे जाना जाता है, तो बिहार विभूति के नाम से जो है वो अनुग्रह नारायण, यह तो अनुग्रह नारायण सिंह को जो है बिहार विभूति के नाम से जाना जाता है। यह तो बिहार बिहार विभूति के नाम से जाना था। अगर बात किया जाए श्री कृष्ण सिंह को, तो बिहार केसरी, क्या, बिहार केसरी के नाम से जो है वो श्री कृष्ण सिंह को जाना जाता है। यह तो, और अगर बात किया जाए सत्येंद्र नारायण सिंह को जो है छोटे साहब, क्या, छोटे साहब के नाम से इन्हें जाना जाता है। क्या, छोटे साहब के नाम से तो सत्येंद्र नारायण सिंह को जाना जाता है। अगला प्रश्न है, एशियाई, जी हाँ, तो एशियाई देश लेबनान की राजधानी क्या है, तो लेबनान की राजधानी क्या है, तो बहुत ही अच्छा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो लेबनान की राजधानी जो है बेरूत है। क्या है, लेबनान की राजधानी बेरूत हो जाती है। जी हाँ, तो बेरूत हो जाती है। अगर बात किया जाए हनोई, तो हनोई किसकी राजधानी है, तो वियतनाम की राजधानी है। किसकी राजधानी है, वियतनाम की राजधानी है। अगर बात किया जाए निकोसिया, तो निकोसिया जो है साइप्रस की राजधानी है। अगर बात किया जाए साना, तो साना जो है यमन की राजधानी है। किसकी राजधानी है, यमन की राजधानी है। अगर बात किया जाए मालदीव की राजधानी, तो मालदीव की राजधानी जो है वो माले है। और सीरिया की राजधानी की बात की जाए, तो सीरिया की राजधानी जो है दशमिक है। क्या है, दशमिक या फिर दमिश्क है। यह तो दशमिक या फिर दमिश्क हो जाता है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, मराठों और अफगानों के शासक अहमद शाह दुर्रानी के बीच पानीपत की तीसरी लड़ाई किस वर्ष हुई थी, तो पानीपत की तीसरी लड़ाई की बात की जाए तो कब हुई थी, तो 1761 ईस्वी में। कब हुई थी, 1761 ईस्वी में जो है पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई थी, और जो कि मराठों और अफगानी शासक अहमद शाह दुर्रानी के बीच हुआ था। जी हाँ, तो हुआ था। और इस समय पानीपत की तीसरी लड़ाई के समय मराठों का सरदार जो था वो कौन था, पेशवा बालाजी राव। जी हाँ, तो पेशवा बालाजी बाजीराव था। जी हाँ, तो बालाजी बाजीराव था। अगर बात किया जाए अब अहमद शाह अब्दाली की, इसकी हत्या जो है किसने कर दी थी, नादिर शाह ने 1700, जी हाँ, तो 1747 ईस्वी में जो है इसकी मृत्यु हो गई थी। जी हाँ, तो इसकी मृत्यु इसके नादिर शाह ने कर दिया था। अगर बात किया जाए पानीपत के पहली लड़ाई की, तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि पानीपत की पहली लड़ाई और दूसरी लड़ाई
कब हुई थी। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है जापान, जी हाँ, तो जापान संयुक्त राष्ट्र का सदस्य कब बना। तो जापान जो है संयुक्त राष्ट्र का सदस्य कब बना, तो 1956 ईस्वी में। कब बना, 1956 ईस्वी में जो है वो क्या हुआ था, जापान जो है संयुक्त राष्ट्र का सदस्य बना था। जो तो अगर बात किया जाए संयुक्त राष्ट्र, जो तो संयुक्त राष्ट्र की स्थापना की तो 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को हुआ था। 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को जो है वो क्या हुआ था, संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हुई थी। और भारत जो है, तो भारत जो है 30 अक्टूबर, जो तो 30 अक्टूबर 1900, जी हाँ, तो 1945 को जो है संयुक्त राष्ट्र का सदस्य बन गया था। संयुक्त राष्ट्र में सदस्य देश की संख्या बताई जाए तो 193, वर्तमान में 193 देश है। अगर 193वां देश की बात की जाए तो वो कौन है, तो दक्षिणी सूडान है। क्या है, दक्षिणी सूडान जो है वो 193वां देश है संयुक्त राष्ट्र का। अगला प्रश्न है, क्या अगला प्रश्न बोला जा रहा है, तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। तो अगला प्रश्न है जनसंख्या, जी हाँ, तो जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में जनसंख्या घनत्व भारत में सबसे कम है। तो सबसे कम जनसंख्या की बात की जाए तो ये हो जाएगा आपका अरुणाचल प्रदेश में। किसमें, अरुणाचल प्रदेश में जो है ऑप्शन के अनुसार ये सही ऑप्शन हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर है। अगर बात किया जाए जनसंख्या घनत्व की, तो जनसंख्या घनत्व निकालने के लिए कुल जनसंख्या में जो है कुल क्षेत्रफल से भागा दिया जाता है। क्या कहता है, भागा दिया जाता है। अगर बात करें अरुणाचल प्रदेश की जनसंख्या घनत्व की तो 17 व्यक्ति, जो तो 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर यहाँ की जनसंख्या है। और 2011 की जनसंख्या का जो आदर्श वाक्य था, हमारी जनगणना हमारा भविष्य। क्या था, हमारी जनगणना, ध्यान दीजिएगा, हमारी जनगणना हमारा भविष्य, इसका क्या था, आदर्श वाक्य था। अगर बात किया जाए सबसे, जो तो सबसे अधिक घनत्व वाले राज्यों की, तो सबसे पहले बिहार था। कौन था, बिहार जो था वो क्या था, सबसे पहले नंबर पे था। उसके बाद वेस्ट बंगाल यानी कि पश्चिम बंगाल था। उसके बाद जो है केरल था। और उसके बाद जो है यूपी था। क्या था, यूपी। उसके बाद हरियाणा आ जाता है सबसे अधिक घनत्व वालों में से। अगर बात किया जाए भारत की कुल जनसंख्या विश्व का लगभग 17.5, जी तो लगभग 17.5% हो जाता है। जी तो 17.5% हो जाता है। और सबसे अधिक घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश की बात की जाए तो वो कौन था, तो वो था आपका दिल्ली। कौन था, दिल्ली हो जाता है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है भारत में, जी तो भारत में निम्नलिखित में से किस बंदरगाह का नया नामकरण करते हुए दीनदयाल बंदरगाह रखा गया है। तो दीनदयाल बंदरगाह की बात की जाए तो ये जो है कांडला बंदरगाह, जी हाँ, तो कांडला बंदरगाह को नाम बदलकर दीनदयाल बंदरगाह कर दिया गया है, जो कि एक ज्वारीय बंदरगाह है। कैसा है, ज्वारीय बंदरगाह है। कैसा बंदरगाह है, ज्वारीय बंदरगाह है, जो कि आपको व्यापार के लिए एक प्रमुख बंदरगाह हो जाता है। अगर बात किया जाए कोचिन बंदरगाह की, तो कोचिन बंदरगाह जो है वो आपका केरल में स्थित है। कहाँ स्थित है, केरल में स्थित है। तूतीकोरन बंदरगाह, तूतीकोरन बंदरगाह जो है वो आपको कोरोमंडल तट के तमिलनाडु, कहाँ, तमिलनाडु में ये स्थित है। कहाँ स्थित है, तमिलनाडु में ये स्थित है। अगर बात किया जाए कमराजा बंदरगाह, जी हाँ, तो कमराजा बंदरगाह, तो कमराजा बंदरगाह कहाँ स्थित है, तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि कमराजा बंदरगाह जो है कहाँ स्थित है। मैं आपको बता दूं कमराजा बंदरगाह जो है वो आपको कहाँ है, एन्नौर बंदरगाह का नाम है। क्या है, एन्नौर बंदरगाह का नाम जो है कमराजा बंदरगाह किया गया है। और एन्नौर बंदरगाह कहाँ स्थित है, तो ये भी आपको तमिलनाडु में स्थित है। कहाँ स्थित है, तमिलनाडु में स्थित है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है क्या 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी। तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना जो है 1939 ईस्वी में किसने की थी, तो सुभाष चंद्र बोस ने। किसने की थी, सुभाष चंद्र बोस ने जो है फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। और ये कहाँ की थी, तो ये फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना जो है कानपुर के निकट की गई थी। कहाँ, कानपुर के निकट जो है वो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की गई थी। अगर बात किया जाए, जी हाँ, तो अगर बात किया जाए सुभाष चंद्र बोस के जन्म की, तो इनका जन्म जो है 23 जनवरी 1897 ईस्वी को हुई थी। कब हुई थी, 1897 ईस्वी को कटक में हुआ था। कहाँ हुआ था, कटक में हुआ था। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संपत्ति के अधिकार से संबंधित है। संपत्ति के अधिकार की बात की जाए तो 300 के
क यानी कि 300 का ए जो है संपत्ति के अधिकार से संबंधित है। पहले संपत्ति का अधिकार जो है वो मौलिक अधिकार था, लेकिन इसे हटा करके वित्तीय अधिकार यानी कि कानूनी अधिकार में इसे कर दिया गया। क्या कर दिया गया है आपको? कानूनी अधिकार में ये कब हटाया गया? तो ये जो है आपको 44वां संविधान संशोधन के जरिए, इसके 44वां संविधान संशोधन के जरिए 1978 में, यह तो 1978 ईस्वी में जो है इसे मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटा दिया गया, यह तो, और इसे विधिक अधिकार बना दिया गया। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न जो है वो क्या कहा जा रहा है कि ध्यान दीजिएगा, मिश्रित कृषि बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मिश्रित कृषि जो है, मिश्रित कृषि का मुख्य विशेषता क्या है? तो मिश्रित कृषि का मुख्य विशेषता जो है वो क्या होता है? तो इसका राइट आंसर जो है पशुपालन और फसलों की खेती एक साथ करना जो है वो क्या कहलाता है? मिश्रित कृषि कहलाता है। इसमें पशुपालन और अनेक प्रकार के फसल की खेती एक साथ की जाती है, ये तो एक साथ की जाती है। और अगर बात किया जाए व्यापारिक स्तर पर विभिन्न प्रकार के फसलों का उत्पादन जो है वो हार्टिकल्चर कहलाता है। क्या कहलाता है? हार्टिकल्चर जो है वो कहलाता है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है कौन सा देश ओपेक का सदस्य नहीं है? तो ओपेक का सदस्य कौन सा देश नहीं है? तो केनिया जो है ओपेक का सदस्य नहीं है। अगर बात किया जाए ओपेक के वर्तमान में कितने सदस्य हैं? तो इसमें वर्तमान में 13 सदस्य हैं। क्या हैं? 13 सदस्य हैं। कौन कौन से हैं? तो पहला हो जाएगा आपको सऊदी अरेबिया, दूसरा हो जाएगा अल्जीरिया, तीसरा हो जाएगा ईरान, चौथा हो जाएगा इराक। क्या हो जाएगा? इराक, पांचवा कुवैत, छठा हो जाएगा आपका लीबिया, सातवां हो जाएगा वेनेजुएला, आठवां हो जाएगा गैबोन, नौवां हो जाएगा आपको गिनी। नौवां क्या हो जाएगा? गिनी हो जाएगा। उसके बाद अगर बात किया जाए तो 10वां हो जाएगा अंगोला, यह तो 10वां अंगोला, और 11वां संयुक्त राज्य अमीरात, और 12वां हो जाएगा नाइजीरिया, और 13वां जो हो जाएगा वो कांगो हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कांगो हो जाएगा। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न जो है निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पे जो है गलत है? तो इसके अनुसार जो है कि रेड क्लिफ लाइन भारत और चीन के बीच स्थित है, ये क्या है आपका? गलत है। बल्कि रेड क्लिफ लाइन जो है भारत, यहाँ तो ध्यान दीजिएगा, रेड क्लिफ लाइन जो है भारत और पाकिस्तान के बीच स्थित है। कहाँ स्थित है? भारत और पाकिस्तान के बीच स्थित है। और इसका सीमांकन जो है 1947 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1947 ईस्वी में इसका सीमांकन हुआ था। और इसको बनाने वाले जो थे सर रेडक्लिफ, कौन थे? सर रेडक्लिफ जो थे वो रेडक्लिफ लाइन के बनाने वाले थे। और रेडक्लिफ आयोग का जो गठन हुआ था पंजाब और बंगाल के विभाजन में हुआ था। क्या हुआ था? पंजाब और बंगाल के विभाजन में हुआ था। आगे की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न जो है निम्नलिखित में से कौन से, या तो कौन से कर केंद्र सरकार के द्वारा संग्रहित नहीं किए जाते? यहाँ पे नहीं बोल रहा, कौन सा कर जो है वो सरकार के द्वारा संग्रहित नहीं किया जाता है। तो यहाँ पे जो है वृत्त कर और स्टाम्प शुल्क जो है वो क्या कहता है? केंद्र सरकार के द्वारा संग्रहित नहीं किया जाता है। ध्यान दीजिएगा, नहीं किया जाता है। अगर बात किया जाए अनुच्छेद 200, जो है तो अनुच्छेद 268 के द्वारा जो है क्या होता है? कर के द्वारा कर का क्या किया गया है आपको? कर से संबंधित ये 268 है, जिसमें कर से संबंधित कौन सा कर जो है केंद्र सरकार लेगी इसमें वर्णित किया गया। अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत शिखर पूर्व घाट में स्थित है? तो पूर्व घाट की पर्वत की बात की जाए तो महेंद्रगिरी जो है वो पूर्वी घाट की पर्वत है। क्या है? महेंद्रगिरी पूर्वी घाट का पर्वत है, जो कि आपको दूसरा सबसे ऊंचा शिखर है। यह तो आपको पूर्वी घाट का दूसरा, यह तो दूसरा सबसे ऊंचा शिखर है। इसकी ऊंचाई की बात की जाए तो ऊंचाई इसका इसका सबसे ऊंचा चोटी जो है वो क्या है? जीडागढ़ा। जी हाँ, तो जीडागढ़ा जो है वो सबसे ऊंचा चोटी, जो कि 1600 कितना 1690 मीटर है। कितना है? 1690 मीटर है। और महेंद्रगिरी उड़ीसा में, जी हाँ, तो उड़ीसा में गजाम जिले में स्थित है। जी हाँ, तो महेंद्रगिरी जो है उड़ीसा के गजाम जिला में स्थित है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न जो है क्या कहा जा रहा है? तो अगले प्रश्न में जो है वो कहा जा रहा है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान है? जी हाँ, तो संसद के दोनों सदनों का बैठक का प्रावधान है। तो ये
अनुच्छेद 108 में, जो तो अनुच्छेद 108 में जो है संसद के दोनों सदनों के बैठक का प्रावधान किया गया है। और राष्ट्रपति जो है दोनों सदन को बुलाता है। क्या करता है? राष्ट्रपति जो है आपको क्या करता है? संयुक्त बैठक बुलाने का कार्य करता है, जो तो कार्य करता है। और इस बैठक की अध्यक्षता, जो तो इस बैठक की अध्यक्षता जो है लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष जो है इसकी अध्यक्षता करते हैं। जी हाँ, तो लोकसभा अध्यक्ष इसकी अध्यक्षता करते हैं। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न जो है वो कहा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला दक्षिण अमेरिका में स्थित है? तो दक्षिण अमेरिका की पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो इसका राइट आंसर जो है एंडीज। जी हाँ, तो एंडीज जो है वो दक्षिण अमेरिका की क्या है? पर्वत श्रृंखला है। अगर बात किया जाए एंडीज, तो एंडीज जो है मोड़दार पर्वत है। कैसा है? मोड़दार ये पर्वत हो जाता है। और एंडीज की सबसे ऊंची चोटी जो है वो क्या है? एक कांकागुआ है। क्या है? एक कांकागुआ जो है आपको क्या है? सबसे ऊंची चोटी है इसकी। अगर बात किया जाए एंडीज पर्वत श्रेणी में जो है चिम्ब्रोजो, कोटोपैक्सी, किपियोको, ये सब जो है ज्वालामुखी स्थित है। यानी कि एंडीज पर्वत में ज्वालामुखी बहुत ही ज्यादा सारे हैं। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न जो है वो क्या कहा जा रहा है? आरबीआई अधिनियम। जी हाँ, तो आरबीआई अधिनियम 1934 की किस अनुसूची के अंतर्गत शामिल बैंकों को अनुसूचित वाणिज्य बैंक कहा जाता है? तो ये जो है आपके दूसरी अनुसूची में इसे क्या किया गया? वर्णित किया गया। यह तो दूसरी अनुसूची में इसे वर्णित किया गया है। बढ़ेंगे अगले बैंक प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस क्रिकेटर को राजीव गांधी खेल रत्न कभी भी प्राप्त नहीं हुआ था? कभी भी नहीं प्राप्त की बात की जाए तो शिखर धवन को जो है राजीव गांधी खेल रत्न नहीं प्राप्त हुआ। इसके अलावा जो है आपको विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर और एम एस धोनी को जो है वो क्या किया गया है? आपको राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त किया गया, प्रदान किया गया। अगर बात किया जाए सचिन तेंदुलकर को, तो 1997-98 में इन्हें 1997-98 में इन्हें जो है क्या किया गया है? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार प्रदान किया गया। विराट कोहली की बात की जाए तो 2018 में। कब? 2018 में। और एम एस धोनी की बात की जाए, जी हाँ, तो एम एस धोनी की बात की जाए तो 2007 में इन्हें क्या किया है? खेल रत्न प्रदान किया गया। अगर और बात किया जाए तो रोहित शर्मा को, जी हाँ, तो रोहित शर्मा को जो है वो कब किया गया है? 2020 में। 2020 में। और विश्वनाथन आनंद, जी हाँ, तो विश्वनाथन आनंद जो थे वो सबसे पहले व्यक्ति थे जिन्हें खेल रत्न पुरस्कार प्रदान किया गया था, जो कि 1991-92 में मिला था। क्या था? 1991-92 में मिला था। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, ग्राम पंचायत के किस सदस्य को पद अवधि के प्रथम 2 वर्ष तक तथा कार्यकाल के अंतिम 6 माह के लिए के दौरान उन पर अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता है? जी हाँ, तो किस पे जो है नहीं लाया जा सकता है? तो यहाँ मुखिया और उप मुखिया पर जो है ये अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता है। यानी कि इसका राइट आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? आपका सी हो जाएगा। अगर बात किया जाए ग्राम पंचायत का प्रधान, तो ग्राम पंचायत का प्रधान जो है वो मुखिया होता है। क्या होता है? मुखिया होता है, जिसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का होता है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है, नगर पालिका से यह तो नगर पालिकाओं से अभिप्राय यह तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से है? तो अगर बात किया जाए नगर पालिका का, तो ये जो है 243 पी से लेकर जेड जी तक है। कब है? 243 पी से लेकर के जेड जी तक है। अगर बात किया जाए कि 243 पी में क्या है, तो पी में जो है राज्य भाषा, सॉरी परिभाषा है। क्या है? परिभाषा दिया गया। और जेड जी की बात की जाए तो निर्वाचन संबंधी मामलों का जो बयान जो है वो जेड जी में है। जेड जी में है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न है, बांग्लादेश किस वर्ष तक पाकिस्तान का हिस्सा था? तो बांग्लादेश जो है वो कब तक? 1971 तक जो है पाकिस्तान का हिस्सा था, क्योंकि 1971 में जो है बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग हो गया था। अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा देश घाघरा नदी की सहायक नदी है? तो घाघरा नदी की सहायक नदी कौन सी है? तो राप्ती नदी है। तो राप्ती नदी जो है वो घाघरा की सहायक नदी है। जी हाँ, तो सहायक नदी है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर बात किया जाए घाघरा नदी, तो घाघरा नदी का नाम करनाली, यह तो करनाली के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। घाघरा को करनाली नदी के नाम से भी जाना जाता है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न जो है वो कहा जा रहा है, अशोक रुद्र, यह तो अशोक रुद्र वी
वह एस मन्ने मॉडल पर आधारित पंचवर्षीय योजना है। तो अशोक रुद्र और मन्ने मॉडल पर आधारित जो पंचवर्षीय योजना है वो कौन सी है? तो आपकी चौथी पंचवर्षीय योजना है। तो चौथी पंचवर्षीय योजना इन इन दो व्यक्तियों के मॉडल पे आधारित है। अगर बात की जाए प्रथम पंचवर्षीय योजना, तो प्रथम जो है वो हेराल्ड मॉडल, जो है तो हेराल्ड डोमर मॉडल पे है। क्या है? हेराल्ड डोमर मॉडल पे। दूसरा जो है पीसी महानोबिलिस, जो है तो पीसी महानोबिलिस मॉडल पे है। अगर बात की जाए तीसरे की, तो तीसरी पंचवर्षीय योजना, जो है तो तीसरी पंचवर्षीय योजना जो है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। जो है तो तीसरी पंचवर्षीय योजना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। ये पीवे भी आपको पीसी महानोबिलिस के मॉडल पे आधारित थी, जिसमें दूसरी और तीसरी जो पंचवर्षीय योजना थी इसमें बहुत बड़े तौर पर उद्योगों का क्या हुआ था? निर्माण हुआ था, विकास हुआ था। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न जो है वो क्या कहा जा रहा है? भारत की पहली पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था? तो भारत की पहली पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य जो है वो सब था, यानी कि मुद्रास्फीति पर नियंत्रण करना, शरणार्थियों को पुनर्वास और खाद्यान्न के मामलों में कम से कम संभव अवधि में आत्मनिर्भर प्राप्त करना। ये सारे के सारे जो है पंचवर्षीय योजना के उद्देश्य थे। जी हाँ दोस्तों, पंचवर्षीय योजना के उद्देश्य थे। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न जो है वो क्या कहा जा रहा है? हाल ही में यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल होने वाला 42वां भारतीय स्थल कौन सा है? तो 42वां भारतीय स्थल की बात की जाए तो होसियल मंदिर समूह, जो है तो होयसल मंदिर समूह जो है वो 42वां विश्व विरासत में शामिल होने वाला ये स्थल है। अगर होसियल पवित्र समूह की बात की जाए, मंदिर समूह की बात की जाए, तो ये कहाँ स्थित है? आपको कर्नाटक में स्थित है। कहाँ स्थित है? कर्नाटक में ये स्थित है। कहाँ स्थित है? कर्नाटक में स्थित है। बढ़ेंगे अब अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न जो है वो क्या कहा रहा है? ऑस्कर पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड किसने जीता? तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड जो है ब्रेडन, जो है तो ब्रेडन फ्रेजर ने जीता है। जो है तो ब्रेडन फ्रेजर ने जो है सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड जो है इन्होंने जीता। अगला प्रश्न है, भारत की पहली क्षेत्रीय एआई एंकर लीजा, लीजा जो है किस राज्य की है? तो ये जो है आपको केरल राज्य की। किसने? कहाँ की? केरल की क्षेत्रीय एआई न्यूज एंकर जो है वो केरल की है। सॉरी दोस्तों, केरल नहीं, यहाँ पे मिस्टेक हो गया। यहाँ पे आपका ओडिशा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ओडिशा इसका राइट आंसर हो जाएगा। जी हाँ, तो ओडिशा जो है, ओडिशा की क्षेत्रीय न्यूज एंकर जो है वो क्या है? लीजा है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न जो है वो क्या कहा जा रहा है? किस राज्य सरकार ने, जो है तो किस राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए लाडली बहना योजना शुरुआत की है? जो है तो लाडली बहना योजना की शुरुआत जो है वो किसने की है? मध्य प्रदेश सरकार ने। जो है तो मध्य प्रदेश सरकार ने जो है लाडली बहना योजना की शुरुआत की है। इसमें जो है 21 साल से 60 साल की उम्र के महिलाओं को कुछ निश्चित राशि, यानी कि 1000 की निश्चित राशि जो है वो प्रदान की जाएगी। क्या की जाएगी? हर महीने 1000 रुपए प्रदान की जाएगी। जी हाँ, तो इसमें इसे निपुण बिहार योजना का संबंध शिक्षा से, जो है तो निपुण बिहार योजना का संबंध जो है शिक्षा से आपको हो जाता है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है 111वें, जो है तो 111वें स्थापना दिवस पर दिवस थीम बिहार दिवस का क्या थीम था? जो है तो 111वें बिहार दिवस का थीम जो था वो क्या था? तो इसका राइट आंसर जो है युवा शक्ति। जो है तो युवा शक्ति बिहार की प्रगति, ये इसका थीम था। किसका? बिहार दिवस का थीम था। अगर बात किया जाए बिहार दिवस की, तो बिहार दिवस जो है 22 मार्च को कब मनाया जाता है? 22 मार्च को मनाया जाता है। और 22 अप्रैल को जो है, जी हाँ, तो 22 अप्रैल को जो है पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। और साथ साथ 22 मार्च को जल दिवस भी मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? जल दिवस भी मनाया जाता है। अगर बात किया जाए बिहार में 26 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्ति, क्या मनाया जाता है? नशा मुक्ति दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? नशा मुक्ति दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न जो है वो क्या कहा जा रहा है? तो अगला प्रश्न बोला जा रहा है, भारत के राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस किसके सम्मान में मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस जो है भारत में, यह तो भारत में जो है वो किनके मनाया जाता है? तो चिकित्सा दिवस जो है विधान चंद्र रॉय, जो है तो विधान चंद्र रॉय के
जन्म दिवस पर जो है वो क्या किया जाता है, चिकित्सा दिवस मनाया जाता है। अगर बात की जाए चिकित्सा दिवस की, तो चिकित्सा दिवस जो है 1 जुलाई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 1 जुलाई को जो है चिकित्सा दिवस मनाया जाता है। और इनका जन्म जो है 1 जुलाई 1800 जो है, तो 1 जुलाई 1882 में हुआ था। कब हुआ था, 1882 में हुआ था। इन्हें भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न जो है 1900 जो है, तो 1961 में दिया गया था। कब दिया गया था, 1961 में इन्हें भारत रत्न दिया गया था। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, क्या बोला जा रहा है अगला प्रश्न, राष्ट्रमंडल खेल 2022 में जो है, तो 2022 में भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीते। जो है, तो राष्ट्रमंडल खेल 2022 में जो है भारत ने कितने स्वर्ण पदक जो है वो जीते हैं। तो इसका राइट आंसर जो है 22 स्वर्ण पदक। कितने स्वर्ण पदक, 22 स्वर्ण पदक जो है भारत ने जीते हैं। जो है, तो 22 स्वर्ण पदक भारत ने जीते हैं। अगर बात किया जाए कांस्य पदक की, तो कांस्य पदक जो है भारत ने जो है, तो कांस्य पदक जो है वो 23 जीता है। रजत पदक जो है वो 16 जीता है। कितना जीता है, 16 जीता है। और पहला स्थान इसमें, जो पहला स्थान जो था वो ऑस्ट्रेलिया का था। किसका था, ऑस्ट्रेलिया का जो है वो पहला स्थान मिला था। क्या मिला था, ऑस्ट्रेलिया को पहला स्थान मिला था। अगर भारत की बात की जाए, जो है, तो भारत की बात की जाए तो भारत जो है 15 पदक केवल एथलीटों ने हासिल किया था। किसने, 15 पदक केवल एथलीटों ने, किसने, एथलीटों ने क्या किया था, हासिल किया था। और कुल पदक भारत ने कितने, तो कुल जो है 61 पदक भारत ने क्या किया था, हासिल किया था। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न जो है हमारा कहा जा रहा है, क्या कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से, जो है, तो निम्नलिखित में से किन परिस्थितियों में हाइड्रोजन गैस के अणु के मध्य दूरी बढ़ेगी। तो किन परिस्थितियों में हाइड्रोजन गैस के मध्य के अणुओं के मध्य के बीच दूरी जो है वो बढ़ जाएगी। तो इसका राइट आंसर जो है, इसके ऑप्शन के अनुसार क्या क्या होना चाहिए, तो इसका राइट आंसर जो है आपका सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी, यानी कि 2 और 3, यानी कि कुछ हाइड्रोजन गैस पात्र से रिसाव होने पर बढ़ेगा, और आपका क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन गैस के पात्र में आयतन बढ़ाने पर ये क्या हो जाएगा, गैस के बीच की दूरी बढ़ जाएगा। अगला प्रश्न जो है, भारी जल, ध्यान दीजिएगा, भारी जल के नामकरण के आधार पर क्या है। जो है, तो भारी जल के नामकरण का आधार क्या है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, या प्रोटियम। जो है, तो प्रोटियम के स्थान पे ड्यूटेरियम, जो है, तो ड्यूटेरियम का उपयोग किया जाता है, जो हाइड्रोजन की अपेक्षाकृत भारी समस्थानिक है। क्या है, भारी समस्थानिक है। अगला प्रश्न जो है वो क्या कहा जा रहा है, अभिक्रिया Fe3 प्लस प्लस ई माइनस इलेक्ट्रॉन माइनस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Fe2 प्लस के लिए निम्नलिखित में से क्या सही है। तो इसके अनुसार जो है वो आपको Fe3 और Fe2 दोनों अम्लीय मूलक कहे जाते हैं। क्या कहे जाते हैं, अम्लीय मूलक जो हैं ये कहे जाते हैं। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न जो है क्या कहा जा रहा है, तरल के प्रवाह का, जो है, तो तरल के प्रवाह का अद्वितीय गुण होता है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सत्य है। तो इसका राइट आंसर जो है, गैस तथा द्रव्य तरल के समान व्यवहार करते हैं। या तो गैस तथा द्रव्य जो है वो तरल के समान क्या करते हैं, व्यवहार करते हैं। अगला प्रश्न जो है वो क्या कहा जा रहा है, अगला प्रश्न में बोला जा रहा है CaOH, या तो CaOH निम्नलिखित में से किस कार्य समूह की उपस्थिति है। तो ये जो है आपको किसके, तो कार्बोक्सिलिक अम्ल के कार्य समूह की उपस्थिति है। क्या है, कार्बोक्सिलिक अम्ल की उपस्थिति है। अगला प्रश्न जो है, एक डायमंड में प्रत्येक कार्बन परमाणु से बंधे होते हैं, तो कितने से बने होते हैं। तो इसका राइट आंसर है 4 अन्य कार्बन परमाणुओं से एक कार्बन परमाणु जो है वो बंधे होते हैं। इसीलिए इनका जो संरचना जो है वो चतुष्फलकीय होता है। क्या होता है, चतुष्फलकीय होता है। डायमंड जो है क्रिस्टलीय स्वरूप है। क्या है, कार्बन का क्रिस्टलीय स्वरूप हो जाता है। और हीरा जो है यानी कि डायमंड जो है सबसे कठोर कठोर पदार्थ है, सबसे कठोर पदार्थ हो जाता है। हीरा जो है वो एक्स किरणों के लिए पारदर्शी होता है। क्या होता है, एक्स किरणों के लिए पारदर्शी होता है। हीरा का अपवर्तनांक जो है 2.4 होता है। क्या होता है, 2.4 होता है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है कि गंदे सार्वजनिक मूत्रालय के निम्नलिखित में से किस यानी कि मूत्रालय के आसपास कौन सी गैस निकलती है सीधे तौर पे, तो अमोनिया गैस निकलती है। क्या निकलती है, अमोनिया गैस निकलती है, जो कि बहुत ही
आपको हानिकारक गैस। अगला प्रश्न है, एक कार्बन, जी हाँ, तो एक कार्बन क्रेडिट में शामिल होते हैं, तो एक कार्बन क्रेडिट में कितने शामिल होते हैं, तो 1000 ग्राम, जी हाँ, तो 1000 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड जो है एक कार्बन क्रेडिट में शामिल होते हैं। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न जो है वो क्या कहा जा रहा है, तो अगला प्रश्न में जो है वो हमारा बोला जा रहा है, लैन काय की खोज एक के लिए डुबे को, जी हाँ, तो डुबे को अ, किस वर्ष नोबेल पुरस्कार दिया गया था, तो ये जो है आपको 1974 ईस्वी को, जी हाँ, तो 1974 ईस्वी को जो है इन्हें पुरस्कार दिया गया था। अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है, श्लेष्मा, जी हाँ, तो श्लेष्मा झिल्ली का की सूजन को क्या कहा जाता है, श्लेष्मा झिल्ली की सूजन को जो है वो क्या कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर जो है ब्रोंकाइटिस कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ब्रोंकाइटिस जो है श्लेष्मा झिल्ली की सूजन को कहा जाता है। हेपेटाइटिस की बात की जाए, हेपेटाइटिस जो है विषाणु जनित रोग है। और यहाँ पे क्या है, आइराइटिस, या तो आइराइटिस जो है आंखों के मध्य झिल्ली की सूजन के कारण आइराइटिस होता है। और गैसराइटिस जो है वो अमाशय के भीतर दीवार में सूजन के कारण हो जाता है। अगला प्रश्न जो है वो क्या कहा जा रहा है, पानी की कमी के कारण कोशिका के संकुचन होकर कोशिका भित्ति अलग होने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, तो अलग होने की प्रक्रिया को जो है प्लाज्मोलिसिस, जी हाँ, तो प्लाज्मोलिसिस कहा जाता है। क्या कहा जाता है, प्लाज्मोलिसिस कहा जाता है। अगला प्रश्न जो है कह रहा है, क्षय रोग किसके कारण होता है, तो क्षय रोग जो है वो किसके कारण होता है, तो जीवाणु के कारण होता है। जी हाँ, तो क्षय रोग को टीबी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, टीबी भी आपको कहा जाता है क्षय रोग को। जी हाँ, तो अगर आगे की ओर देखें तो क्षय रोग के लिए, जी हाँ, तो क्षय रोग के लिए बीसीजी का टीका लगाया जाता है। कौन सा टीका लगाया जाता है, बीसीजी का टीका लगाया जाता है। जी हाँ, तो बीसीजी का टीका लगाया जाता है। इसके विषाणु का नाम जो है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस है। क्या है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जो है इसके विषाणु का यानी कि जीवाणु का नाम है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न जो है रक्त, जी हाँ, तो रक्त उत्तक के एक प्रकार है, तो रक्त कैसा उत्तक है, तो रक्त जो है संयोजी उत्तक है। कैसा उत्तक है, रक्त जो है आपका संयोजी उत्तक है। और रक्त का पीएच मान जो है 7.4 होता है। कितना होता है, 7.4, यानी कि ये क्षारीय होता है। क्या होता है, क्षारीय होता है। रक्त में 55% जो है वो क्या होता है, प्लाज्मा होता है। और 45% भाग जो है वो क्या होता है, रक्त कणिका होता है। लाल रक्त कण यानी कि लाल रक्त कोशिकाओं को क्या कहा जाता है, इरिथ्रोसाइट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इरिथ्रोसाइट कहा जाता है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है स्पाइरोगायरा, जी हाँ, तो स्पाइरोगायरा और प्लेनेरिया में होता है। तो स्पाइरोगायरा और प्लेनेरिया में क्या होता है, तो पुनर्जनन होता है। क्या होता है, पुनर्जनन होता है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न जो है क्या है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अस्थि के, जी हाँ, तो अस्थि के आधार पे द्रव ओसिन कितने प्रतिशत कार्बनिक पदार्थ से होते हैं, जी हाँ, तो कितने प्रतिशत कार्बनिक पदार्थ से होते हैं, तो इसका राइट आंसर जो है 62%। जी हाँ, तो 62% जो है वो क्या होता है, अस्थि के आधार पे द्रव ओसिन होते हैं। तो दोस्तों आज के इस सेट में इतना ही क्वेश्चन जो था वो जीके जीएस का था। तो आप लोग बताइए, जी हाँ, तो आप लोग बताइए दोस्तों कि ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। जी हाँ, तो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर लीजिए, ज़्यादातर लोगों को शेयर भी जरूर कर दिए। और जिन लोगों ने हमारे चैनल नियर बायो स्टडी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो नीचे के दिए गए रेड बटन को दबाकर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ बगल वाला बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग को मिल सके, जी हाँ, तो सबसे पहले आप लोगों को मिल सके। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, जल्दी मिलते हैं सेट नंबर, जी हाँ, तो सेट नंबर क्या, सेट नंबर 4 के साथ। किसके साथ, तो 4 के साथ। तो हमारे साथ बने रहिए और अंत तक देखिए।